हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को कर रहे हैं। हमने सबसे पहला सब्जेक्ट शुरू किया है पॉलिटी, जिसके हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं। कौन कौन से? भारत का संवैधानिक विकास, उद्देशिका, नागरिकता और मूल अधिकार। इनके प्रश्न हम देख चुके हैं। अब हम आज देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। यहाँ पे आप ध्यान ये रखेंगे कि हम जो यहाँ पे आपको प्रश्न करा रहे हैं, ये कोई नए प्रश्न नहीं है। ये सारे वही प्रश्न हैं जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका जो लेखपाल की परीक्षा होगी, या होमगार्ड की, या कांस्टेबल की, या आगामी कोई भी परीक्षा जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग करवाएगा, वो कैसे प्रश्न पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनके प्रश्न करने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, ताकि आपको प्रश्नों को हल करने में आसानी रहे। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत दिए गए हैं। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और इनकी प्रकृति कैसे होगी, ये अनुच्छेद 37 में स्पष्ट की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपके अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डीपीएसपी नहीं फॉलो हो रहा है, तो आप कोर्ट जाके कंप्लेन नहीं कर सकते इस चीज की। ठीक है, ये इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। इसके अलावा क्या है, कानून बनाते समय सरकार इन बात का, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो बिल्कुल ध्यान रखेगी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनका समावेशन बिल्कुल किया जाए। लेकिन वो इसका समावेशन करने के लिए बाध्य नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये देश के संचालन में मूलभूत है, फंडामेंटल्स है, इनका समावेशन होना ही चाहिए। ठीक है, और राज्य का ये कर्तव्य है कि ये इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों का कर्तव्य है कि जब वो कानून बनाए, तो वो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के ही बनाए। ठीक है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 38 के अनुसार क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 39 में क्या बोला गया है? देखिए, 36 से 51 में दिया गया है। ठीक है, 37 में बताया गया है कि प्रकृति क्या होगी। इसके बाद हम आते हैं 38 पे। ये बता रहा है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में क्या बोला गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका, यानी कि पुरुष और स्त्री अगर समान काम कर रहे हैं तो उसके लिए उनको समान वेतन मिले। ठीक है, और भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो। ठीक, यानी कि भौतिक संसाधनों तक सबकी पहुंच हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो समाज का उच्च वर्ग है या धनी वर्ग है वही भौतिक संसाधनों को अफोर्ड कर पाए। राज्य ये कोशिश करेगा कि इनका वितरण सब में समान रूप से हो। इसके अलावा आर्थिक विकेंद्रीकरण हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि पैसा सिर्फ किसी कुछ वर्ग विशेष के पास ही सीमित या केंद्रित ना रहे, वो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, और बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य। देखिए, अभी जब हम इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, तब इसके तहत अनुच्छेद 29 के तहत कई प्रावधान के ABCD, तो हम उसको वहां भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी आप बस ये ध्यान रखिए कि बेसिकली इसमें क्या शामिल है। इसके बाद फिर हम आते हैं अनुच्छेद 39 का में। ठीक, इसमें क्या बोला गया है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। ये जो नालसा वाला प्रावधान है ना, ये अनुच्छेद 39A के तहत है। आप ध्यान ये रखेंगे कि जो 39A है, इस ये पहले नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बाद में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो 39 काम में नालसा वाला प्रावधान है, आप ये ध्यान रखेंगे। और 40 में क्या है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। 41 के अनुसार क्या है कि राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। 42 क्या कहता है कि काम की न्याय संगता और मानवेचित दशाओं का और प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। 43 क्या कहता है कि राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी देगा और कुटीर उद्योगों के संवर्धन का प्रयास करेगा। 43A कहता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। प्रबंधन में आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मैनेजमेंट। ठीक, देखिए, ये जो
43 का है, इसको भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद 44 क्या कहता है कि राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जो 6 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। आगे बढ़ते हैं। 46 के अनुसार राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 कहता है कि लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास राज्य करेगा। 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के लिए वध का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। यानी कि ये कोशिश करेगा कि जो जानवर दुधारू हैं या उपयोगी हैं उनका वध कम से कम हो। 48 का के अनुसार क्या है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि ये जो 48A है इसको भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए जो नॉर्मल होते हैं ना, जैसे 42, 43, 44, ये सब नॉर्मल प्रोविजंस हैं जो संविधान निर्माण के समय से ही थे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा आ जाए, कहीं ए आ जाए, कहीं बी आ जाए, ये सब आ जाए, स्पेशली कैपिटल में, ठीक है, तो ये सब कैसे होते हैं, इसका मतलब होता है कि इसको किसी न किसी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ये पहले नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 49 के अनुसार राज्य राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यह अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसके बाद 51 क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए राज्य प्रयास करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, ये हमारे डीपीएसपी हो गए प्रमुख। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य जो है ये लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से ना, यूएसएसआर से लिया गया है इसको, ठीक। और इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है भाग 4A के तहत। ये पहले नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 4 में जोड़ा गया है। इस समय भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 4 का जोड़ा गया है और 51 का जोड़ा गया है। इसके तहत मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया है। पहले मूल कर्तव्य 10 थे, लेकिन फिर बाद में 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए कब जोड़ा गया था, 46वां मूल संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य 2002 में। और मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जेएस वर्ग समिति का गठन किया गया था। ये भी आपसे पूछा गया है एग्जाम्स में, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब चलिए इसको थोड़ा डिटेलिंग में देख लेते हैं कि 51 का मूल कर्तव्य के बारे में बताता है कि प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है। उसको अधिकार तो दे दिए गए हैं जिससे वो अपना विकास कर सके, लेकिन नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या है, 51 का ए, संविधान का पालन करें। संविधान बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे आप, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या होगा नागरिकों का, कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा क्या है, सी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। फिर फोर्थ क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। ए में क्या था, संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बी में क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का सम्मान करें, उसके लिए जिन्होंने भी अपना त्याग किया है या बलिदान किया उसको याद रखें और उसके उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। तीसरा क्या है
संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। और चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक। फिर ई क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये बहुत पूछा जाता है। तो ये किसमें दिया हुआ है? ये 51 का या ए ई में दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। एफ में क्या बोला गया है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जी में बोला गया है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उसकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। एच क्या बोलता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ये बहुत पूछता है आपसे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, ये बहुत पूछता है। इसके बाद आई में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जे बोलता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छू ले। के क्या बोलता है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये ए से लेके के तक की मूल कर्तव्य थे। चलिए अब हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कहा गया है कि सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये कौन से अनुच्छेद के तहत बोला गया है? ठीक है, तो अभी आपने देखा ये किसका क्वेश्चन है? फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रश्न है या मौलिक कर्तव्य का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कि सद्भाव और सामान्य भाईचारे को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। कौन से आर्टिकल के तहत? तो ये होगा 51 ए ई के तहत। ठीक है, ये देखिए, सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ये देखिए, चलिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 ए ई के तहत भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये भी 51 ए ई में ही दिया हुआ है। समान भातृत्व और स्त्रियों के प्रति भेदभाव का अंत हो, ये भी 51 ए ई में दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में कहा गया है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? 51 ए एफ, 51 ए आई, 53(2) या 53(1)। आप भी अपने जवाब कमेंट्स में बताते चलिए, इससे आपको भी रिवाइज होता रहेगा और आपको याद रहेगा। इसका उत्तर क्या होगा? 51 ए एफ। ये कहता है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? ठीक है, कर्तव्य की बात करी गई है, तो ये क्या होगा? 51 ए सी। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है ना? नालसा, NALSA, ये किससे संबंधित है? कौन से प्रावधान से? तो ये 39 ए से संबंधित है। और ये कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 39 ए समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। इसके तहत राज्य को समाज के सभी कमजोर वर्गों के नागरिक के न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए निशुल्क कानूनी सहायता देने का दायित्व प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 50 क्या कहता है। यहाँ पे जो ऑप्शन था, अनुच्छेद 50 के हिसाब से कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण रहेगा। 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।
और 45 कहता है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का ये प्रावधान करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा डीपीएसपी से रिलेटेड है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये किससे संबंधित है? ये होगा भाग 4 से। ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद है ये? 36 से 51 तक में इनका प्रावधान किया गया है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि ये इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है? ठीक है, 54, 50, 52 या 48। तो गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है अनुच्छेद 48। ठीक है, ये देखिए, इसके अंतर्गत गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और मवेशियों को पालने और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य के लिए प्रयास करेगा। राज्य किसके लिए प्रयास करेगा? इनमें से पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण में सुधार के लिए, देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के साथ सहयोग के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? राज्य इसके लिए प्रयास करेगा, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण में सुधार के लिए और देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण में, यानी कि इसका उत्तर होगा A, B और C। ठीक है, देखिए किसके तहत बोला गया है? ये बोला गया है 48A के अनुसार राज्य पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण में सुधार, देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास करेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? 39, 45, 43 या 38? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? 43। संविधान का अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। इसके अनुसार राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? नागरिकों और विदेशियों दोनों पर, केवल नागरिकों पर, केवल विदेशियों पर या केवल सशस्त्र बलों के कार्मिकों पर? तो मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित या गैर प्रवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जो मूल कर्तव्य होते हैं ये मेनली नागरिकों के लिए ही होते हैं, लेकिन अगर वो इसका उल्लंघन करते हैं तो ऐसा कोई दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन सभी नागरिकों को ये प्रयत्न करना चाहिए कि वो अपने सभी मौलिक कर्तव्यों का बहुत अच्छे से पालन करें, क्योंकि तभी हमारा देश समृद्ध हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, एक पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से ही मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये ध्यान रखेंगे कि जब ये इसको ऐड किया गया था मौलिक कर्तव्य, तो ये आपातकाल का समय था। ठीक है, और कौन सी समिति थी? क्योंकि ये समिति भी बहुत पूछता है कि किस समिति की सिफारिश से इसको ऐड किया गया था, तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से ऐड किया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा ली गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है ये भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक, और राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोनीत सदस्य, इसका प्रावधान भी आयरलैंड से ही लिया गया है। इसके अलावा देख लीजिए अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। ठीक है, इसके अलावा जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता? तो 4A संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और कौन से अनुच्छेद में? 51 का में 11 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। ठीक, और जो मौलिक कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? ये USSR से लिया गया है।
ठीक। और मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको शामिल किया गया था। ठीक है, जब भारत का संविधान बना था तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे, आप ये ध्यान रखेंगे। फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इनका समावेशन किया गया। और ये कर्तव्य हमें राष्ट्रीय उद्देश्य और राजनीतिक व्यवस्था के मूल मॉडल के बारे में बताते हैं, और वे हमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना सिखाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 48 ए या अनुच्छेद 44? तो इसका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए निर्देश करता है। ओके, अनुच्छेद 48 ए भारतीय संविधान में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए निर्देशित करता है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे कि ये 48 ए है, इसको भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। ठीक। और 39 का में क्या बोलता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, इसको भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। 43 में कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी के बारे में बात की गई है। 43 का में यानी कि 43 ए में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक। और जो 43 बी है इसमें प्रावधान है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, लेकिन ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है 2011 में, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। 43 ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया है, और 43 बी जिसमें सहकारी समितियों या कोऑपरेटिव सोसाइटीज का उल्लेख है, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 44 क्या है? ये नागरिकों के लिए कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या थी? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी या मोरारजी देसाई? तो कौन थे उस समय? इंदिरा गांधी थी। जब मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था आपातकाल के दौरान, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जब मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था तब इनमें मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य ही थे। ठीक। इसके बाद फिर इसको शामिल किया गया था भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य, फिर से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे कि 41 ए के तहत बहुत सारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, कितने दिए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिनको अभी हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि 51 ए के पहले में क्या बोला गया है कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभाषा का आदर करें और राष्ट्रीय आंदोलन का आदर करें। ठीक है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और देश का और राष्ट्र और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। फिर लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना यानी कि बंधुता को बढ़ावा दें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। फिर इसके बाद क्या है? हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को समझें, उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, वन्य जीव ये सभी आते हैं, इनकी रक्षा करें, इनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, है ना, जिससे कि अंधविश्वासों में कमी आए और कुरीतियां खत्म की जा सके समाज से। फिर क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, 9 में बोला गया है। 10 में बोला गया है कि ऐसी गतिविधियां करें जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़े और नई ऊंचाइयों को छुए। और 11वें में क्या है कि 6 से 14 साल की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये ऐड किया गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में समान है? दोनों ही न्याय संगत है, दोनों ही गैर न्याय संगत है, दोनों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, दोनों मूल अधिकार संविधान का हिस्सा नहीं थे। तो इसमें से क्या है जो दोनों के लिए कॉमन है? तो यह है कि दोनों ही गैर न्याय संगत है, यानी कि दोनों ही इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। ठीक है, क्या है कि उनका हनन होने पर न्यायालय द्वारा उनको लागू नहीं कराया जा सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके डीपीएसपी का उल्लंघन होता है, राज्य के निदेशक तत्वों को अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार फॉलो नहीं करती है, तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है,
और सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि जब भी वो कानून बनाए तो इनको ध्यान में रखे, लेकिन बाध्यकारी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। और मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट तो यूएसएसआर से लिया गया है और डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में किसको वर्णीकृत किया है? भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता, भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान की प्रशासनिक विशेषता या भारतीय संविधान का मृत पत्र। तो इसका उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान की ये अनूठी विशेषता है। किसको बोला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता? डीपीएसपी को बोला है। ठीक है। और डीपीएसपी किसमें? भाग 4 में है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को भारतीय संविधान का मृत पद कहा था, ये ध्यान रखेंगे आप। कमेंट करके बताइए कि अनुच्छेद 356 में किसका प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वे कब तक की आयु पूरी ना कर लें? 7, 14, 6 या 5? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रावधान है 6 वर्ष तक। ठीक है। किसके तहत? अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर ले। इसी के तहत जो आंगनवाड़ी होती है ना, वो चलती हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। उसमें सिर्फ 6 साल तक के बच्चे ही रहते हैं, उसके बाद में फिर आगे वो दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। और 86वें संविधान संशोधन के अनुसार क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21। इसमें क्या 21A जोड़ा गया था। ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार यानी कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी, जैसा कि राज्य कानून बनाकर निर्धारित करे। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो 6 साल से कम वाला प्रावधान है वो डीपीएसपी में है, यानी कि अनुच्छेद 45 में दिया गया है। और जो 6 से 14 साल तक की उम्र का प्रावधान है, ये मौलिक कर्तव्य में भी है 11वां पॉइंट, और फंडामेंटल राइट्स में भी है अंडर आर्टिकल 21A के तहत। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? आय में असमानताओं को कम करना, समान नागरिक संहिता, गो हत्या पर प्रतिबंध या सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। तो अनुच्छेद 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से। ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आय में असमानताओं को कम करना, इसका प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 46 में। गौ हत्या पे प्रतिबंध, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 48 में। और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, इसका प्रावधान है 43 ख में। ठीक। इसको किससे जोड़ा गया था? इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? 5वीं अनुसूची, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मूल संविधान का हिस्सा क्या नहीं थे? मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया था। भाग क्या था इसका? 4A। ठीक है। और आर्टिकल 51A के तहत। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। बाकी मौलिक अधिकार जो होते हैं उनका प्रावधान 12 से 35 तक है। ठीक है। और मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। और भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकारों का। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक की। और इनका कॉन्सेप्ट आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात करता है? प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करता है 43A। ठीक है। और इसको किससे जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये ध्यान रखेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राइट्स के अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है। और 39A क्या प्रावधान करता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है। ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। और राज्य की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 क्या बोलता है? कि राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। ठीक। अनुच्छेद 36 बोलता है कि राज्य की जो परिभाषा अनुच्छेद 12 के तहत दी गई है, वही परिभाषा राज्य की अनुच्छेद 36 के तहत भी है। ये ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 42 से कौन कौन से प्रावधान किए गए थे? 39C, 39 चा अनुच्छेद का, और 39 का, और अनुच्छेद 48 का। आगे बढ़ते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। पढ़िए इसका उत्तर और बताइए क्या होगा। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38B, अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 39A। इसका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत शब्द जहां आ जाएगा वहां पे आप निश्चिंत होकर अनुच्छेद 40 लगा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा कि उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने की योग्य बनाने के लिए जो भी उनके लिए जरूरी हो। और 39A क्या प्रावधान करता है कि नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त हों। 36 में क्या है कि वही राज्य की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। और 38B क्या है कि राज्य को विशेष रूप से आपसी असमानता को कम करने के लिए इसमें निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो ये आज के कुछ प्रश्न हो गए। अब कुछ प्रश्न इसमें अभी बाकी हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें और अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।